हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो पिछला वाला जो वीडियो था वो ड्यू टू सम टेक्निकल इशू अचानक से बंद हो गया। मैंने आपको सिर्फ इतना लास्ट में बताया था कि हमने जो सप्लाई कर्व यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में इक्विलिब्रियम में फाइंड आउट किया है वो हमने नेशन 1 के हेल्प से किया है, कितना वो एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड जो डिमांड कर्व है हमें वो नेशन 2 से मिला है फॉर एक्स कमोडिटी, क्योंकि एक्सपोर्ट एक्स कमोडिटी नेशन 1 कर रहा है जिसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज है, एंड इम्पोर्ट नेशन 2 कर रहा है जिसमें उसका कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है। तो ये पार्ट मैं रीड करने वाली थी, जो कि फटाफट मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। ऑन द अदर हैंड, पैनल सी shows P at P3 price 3 demand is equals to supply, which is at point A dash. So nation 2 does not demand any imports of commodity X. तो उस पॉइंट पे कुछ भी import नहीं कर रहा है nation 2. This defines point A dash, A double dash on nation 2's demand curve for imports of commodity X, which is demand in panel B. Panel C also shows that at P2 the axis of P dash E dash of QDX, which is demand and supply, represent the quantity of commodity X that nation 2 would import at P2. So P2 में कितना वो import करना चाहता है वो उस डिमांड से पता चल रहा है B dash E dash। मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसके वजह से मैं फटाफट रीड कर रही हूँ। दिस इज इक्वल्स टू बी स्टार ई स्टार in panel B and defines point E star on nation 2's D curve of the import of commodity X. At P2, the quantity of imports of commodity X demanded by nation 2 B dash E dash panel C का equals the quantity of export of commodity X supplied by nation 1 BE। मैंने 20 दिखाया था, तो 20x सप्लाई कर रहा है वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, एंड 20x डिमांड कर रहा है नेशन 1, डिमांड कर रहा है नेशन 2। तो वो 20 इक्वल है, वो P डैश E डैश या BE जो पोर्शन है नेशन 1 का और B डैश E डैश जो पोर्शन नेशन 2 का है वो इक्वल है। दिस इज शोन बाय इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर ट्रेड। तो हमने जब सप्लाई कर्व यहाँ से उठाया, नेशन 1 से उठाया, हमने ड्रॉ किया, BE डैश इतना हो रहा था, और नेशन 2 से हमने डिमांड कर्व उठाया, ड्रॉ किया, BD डैश उठ रहा था, और इक्विलिब्रियम हमें मिल गया। वही इक्विलिब्रियम पे हमें वो पोर्शन मिला है। Thus P2 is the equilibrium relative price of commodity X with trade. तो with trade equilibrium relative commodity price क्या है? P2. For panel B, we can also see that at relative price which is greater than P2, quantity of export of commodity X supplied exceeds the quantity of import. वही सेम चीज़, ज़्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगा। मैंने डायग्राम में पहले भी दिखाया कि अगर आपका इक्विलिब्रियम से प्राइस ज़्यादा है तो आपका सप्लाई ज़्यादा होगा, कम होगा। इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा whereas इम्पोर्ट कम होगा। इधर एनी प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस, आपका इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। Thus P2 is the equilibrium price for panel B, relative price greater than P2, quantity of export of X supplied exceeds the demand, so relative price of X will fall to P2। अच्छा, सप्लाई जब ज़्यादा होता है, डिमांड कम है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो मैं प्राइस कम कर देती हूँ, चलो जितना मेरे पास स्टॉक है मैं ख़त्म कर देती हूँ, सो प्राइस फॉल हो जाता है। ऑन कॉन्ट्ररी, जब आपका रिलेटिव प्राइस कम है इक्विलिब्रियम प्राइस से, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट ज़्यादा होगा एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाइड कम होगा। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ा दो, जितना मेरे पास स्टॉक में है वो जो खरीद सकता है वो खरीदे, सो आपका PX राइज होगा, तो इवेंचुअली आपका वही P2 प्राइस पे आएगा। सेम कुड बी शोन विथ कमोडिटी Y। कमोडिटी Y is exported by nation 2 and imported by nation 1. At any relative price of Y higher than equilibrium, the quantity of exports of Y supplied by nation 2 would exceed the quantity of imports of Y demanded by nation 1। वही सेम चीज़ है, Y के पर्सपेक्टिव से देखी गई है।
and relative price of Y would fall to equilibrium level. On other hand, at any Py by Px below equilibrium, the quantity of import of Y demanded would exceed the quantity of export of Y supplied, and Py by Px would rise to equilibrium level. ओके, नेक्स्ट इज सेइंग, आगे तो वो केस स्टडी के बारे में बता रहे हैं, सो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. तो यहाँ पे हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम में कैसे रिलेटिव प्राइस डिटरमाइन होता है हमने वो देख लिया है. मैं इस वाले वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ. मैं ऑफर कर्व्स आपको सिर्फ डेफिनेशन और ओरिजिन इस वाले वीडियो में समझा देती हूँ. डेरिवेशन शेप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो ऑफर कर्व्स होते क्या हैं बेसिकली. हमने जो पहला पार्ट, ये जो सेक्शन मैंने देखा, वो हमने इतना ही देखा कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में कैसे डिटरमाइन होता है रिलेटिव कमोडिटी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट पे. अब जनरल इक्विलिब्रियम के केस में पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ था कि ऑफर कर्व्स यूज़ हो रहे हैं. तो ऑफर कर्व्स यूज़ करने के पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा कि ऑफर कर्व्स होते क्या हैं बेसिकली. तो हम ऑफर कर्व्स क्या होते हैं वो हम देख रहे हैं. इन दिस सेक्शन वी डिफाइन ऑफर कर्व्स एंड नोट देयर ओरिजिन. हम देखेंगे उनका ओरिजिन कहाँ से आया एंड किसने दिया एंड क्या होते हैं. वी देन डिराइव द ऑफर कर्व्स ऑफ टू नेशन एंड एग्जामिन द रीजंस फॉर देयर शेप. उसके बाद हम डिराइव करके भी देखेंगे कि ऑफर कर्व्स कैसे बनते हैं एंड देन डिराइव करके देखेंगे दोनों नेशन के लिए. ऑफर कर्व समटाइम्स रेफर टू एज रेसिप्रोकल डिमांड कर्व्स. ऑफर कर्व्स जो हैं उनको रेसिप्रोकल डिमांड कर्व्स भी बोलते हैं. अच्छा, ये बात नोट करके रखना कि रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी बोलते हैं. क्यों रेसिप्रोकल डिमांड कर्व बोलते हैं हम ये देखेंगे. were devised and introduced into international economics by Alfred Marshall and Cedro Edgeworth. तो दो लोग थे, अल्फ्रेड मार्शल एंड अल्फ्रेड मार्शल का नाम हमने बहुत बार सुना होगा. डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये सारे में हमने मार्शल का नाम सुना है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने, अगर आपका TY या SY में आपने एजवर्थ बॉक्स सुना होगा, वो उसमें हमारा हमने इनका नाम सुना है एजवर्थ. सो सिड्रो एजवर्थ जो है उन्होंने मार्शल के साथ मिलके ऑफर कर्व्स या तो रेसिप्रोकल डिमांड कर्व्स दिए था. कमिंग बैक टू ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, वो दे वर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी. तो जब 20th सेंचुरी हो रहा था तब उन्होंने ये दिया था. Since then, offer curves have been used extensively in international economics, especially for pedagogical purposes. तो कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए ऑफर कर्व्स का यूज़ किया जाता है since they were introduced. ऑफर कर्व ऑफ अ नेशन शोज, वेरी इंपॉर्टेंट. अब आते हैं हम ऑफर कर्व होता क्या है. इट शोज हाउ मच ऑफ इट्स import commodity the nation demands for it to be willing to supply various amounts of export commodity. Simply अब कहें हम लोग तो मैं कितना एक्सपोर्ट, अगर सिंपल हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग भाई बहन में बोलते हैं ठीक है तू मेरे लिए क्या करेगा, अच्छा ये करेगा तभी मैं ये करके दूंगा, या अगर तू मुझे 2 चॉकलेट देगा तब मैं तुम्हारा ये काम करके दूंगी. सो हाउ मच अ नेशन, हाउ मच ऑफ इट्स इम्पोर्ट कमोडिटी नेशन डिमांड, कितना मैं डिमांड कर रही हूँ इतना अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ. मैं एक कोई प्रोजेक्ट मेरे भाई का कंप्लीट करके दे रही हूँ या बहन का कंप्लीट करके दे रही हूँ, तो डिमांड मैं उससे कितना कर रही हूँ. सो वही चीज़ ऑफर कर्व है. हम क्या कर रहे हैं, हम ऑफर दे रहे हैं ना भाई बहन को. याद करने का तरीका भी मैं बता रही हूँ कि हम ऑफ़र दे रहे हैं भाई बहन को कि मैं तुम्हारा ये काम इतने में करके दूंगा, राइट. ऑफ़र दे रहे हैं. सो बेसिकली हाउ मच आई वांट टू डिमांड सो दैट आई एम विलिंग टू, मैं खुद विलिंगली वो कमोडिटी का इतना अमाउंट एक्सपोर्ट कर सकती हूँ. एज डेफिनेशन इंडिकेट्स ऑफर कर्व्स इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ बोथ एक्सपोर्ट
डिमांड एंड सप्लाई। तो आपको सप्लाई भी पता चल गया, यहाँ से मैं कितना टाइम काम करूँगी या कितना प्रोजेक्ट मैं मेरे भाई का कंप्लीट करके दूँगी या बहन का कंप्लीट करके दूँगी, और कितना वो मुझे चॉकलेट्स या जो भी है, जो भी हमने मांगा है वो जो भाई बहन कितना वो देगा। सो हम डिमांड कितना कर रहे हैं, सप्लाई कितना कर रहे हैं, दोनों चीज़ पता चल रही है। तो यहाँ पे भी हमें एक्सपोर्ट कितना होगा, इम्पोर्ट कितना होगा, वो दोनों चीज़ पता चलेगी ऑफर कर्व से। Alternatively, we can say that offer curve of a nation shows nation's willingness to import and export at various, तो various prices पे P1 पे मैं कितना import करना चाहती हूँ और कितना मैं एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, P2 पे कितना इम्पोर्ट करना चाहती हूँ, कितना एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, ये ऑफर कर्व बताता है सिंपल टर्म्स। द ऑफर कर्व ऑफ अ नेशन कैन बी डिराइव्ड रादर इजीली एंड समवॉट इनफॉर्मली फ्रॉम nation's production frontier, its indifference map and various hypothetical relative commodity prices at which trade could take place. So ये जनरल इक्विलिब्रियम के लिए है। सो हमने जनरल इक्विलिब्रियम पे हम कैसे यूज़ करेंगे, हम अगर ऑफर कर्व्स को डिराइव करना चाहते हैं इनफॉर्मली, तो हम प्रोडक्शन फ्रंटियर, इंडिफरेंस मैप और एक हाइपोथेटिकल प्राइस जैसे P1, P2, P3, 5 प्राइस हो, 10 प्राइस हो, अगर 20 प्राइस हो, तो ऐसे डिफरेंट प्राइस हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके हम डिटरमाइन करेंगे। ये तीनों चीज़ों का यूज़ करके हम जो ऑफर कर्व है उसको डिराइव करेंगे। ये इनफॉर्मली हो गया। फॉर्मल डेरिवेशन ऑफ ऑफर कर्व प्रेजेंटेड इन द अपेंडिक्स इज बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ जेम्स मेडे, अनदर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर। सो इसका जो फॉर्मल डेरिवेशन है ऑफर कर्व का, ग्राफिकल डेरिवेशन, वो जेम्स मेडे ने दिया। ही इज़ अगेन अ इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिन्होंने जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो उन्होंने दिया है और उनका फॉर्मल जो डेरिवेशन है वो अपेंडिक्स में है। डेरिवेशन एंड शेप ऑफ ऑफर कर्व ऑफ नेशन 1 मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रही हूँ। आप प्लीज़ भूलिए मत, आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना है वीडियो को, और कमेंट करके मुझे होमवर्क के क्वेश्चन के जवाब देने हैं। थैंक यू।